सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस वो इस मस्जिद के ऊपर भी अटैक कर देती हैं और वहाँ भी जितने मरीज़ और डॉक्टर थे उनकी भी जान चली जाती है। अब मुआविया ने ये चीज़ लिख तो दी थी दीवार के ऊपर, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस एक गलती की वजह से क्या क्या होने वाला है। आगे केमिकल वेपन का यूज़ करती है सीरिया की गवर्नमेंट। आप अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, और नहीं कर पाओ तो अपने घरों की जो औरतें हैं उनको यहाँ पे छोड़ जाओ। लाइन से लाशें बिछा दी जाती हैं, बच्चे औरतें सारे एक लाइन से वहाँ पे उनकी जान चली जाती है। सीरिया को छोड़ छोड़ के भागने लगे और जब कोई फ़्लाइट नहीं मिली तो अपनी जान तक दांव पर लगा के समुंदर के रास्ते से भागने लगे। 14 साल की मुआविया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक छोटी सी दीवार पर लिखी हुई लाइन से इतना कुछ हो जाएगा। दुनिया भर की सुपर पावर यूएस, रशिया, ईरान, यहाँ तक कि आईएसआईएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये सब आमने सामने आके खड़े हो गए। देखिए, इंडिया से वेस्ट की तरफ ये है सीरिया, और सीरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 74% सुन्नी मुस्लिम्स की है और 16% यहाँ पे शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुन्नी पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बाद भी सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो बशर अल असद जो कि शिया मुस्लिम हैं उनकी है, और उनकी पार्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उस पे भी जो लोग हैं वो शिया मुस्लिम्स ही हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, ईयर 1970 में अभी के जो प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, बशर अल असद, इनके फादर हाफिज़ अल असद, इनका सीरिया की मिलिट्री के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था और जो सीरियन एयरफोर्स थी उसको भी ये हेड करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके अपने आप को सीरिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये प्रेसिडेंट तो बन गए थे, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे से पता थी ये चीज़ कि सीरिया के अंदर जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी पॉपुलेशन की है, तो देर सवेर कभी भी सुन्नी लेड पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ सकती है। तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही अपनी पावर को और मजबूत करना स्टार्ट किया, और सीरिया के जो सुन्नी मेजॉरिटी वाले इलाके थे वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगाईं ताकि छोटे से छोटा भी हो तो उस पर ध्यान रखा जाए और कोई ऐसा इशू ना खड़ा हो जाए जहाँ पे सुन्नी लेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना वर्चस्व बना लें। और अपनी पावर का यूज़ करके इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिसमें अपोजिशन जो था वो एकदम ख़त्म हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर दिया था। सीक्रेट एजेंसीज और मिलिट्री का एक्सटेंसिव यूज़ किया, मीडिया वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया और पावर को पूरी तरीके से अपने हाथों में रखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो शिया पॉपुलेशन थी सीरिया के अंदर उनको फेवर करने के भी एलिगेशंस इनके ऊपर टाइम टू टाइम लगते रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद ईयर आता है 2000 और इस ईयर में हाफिज़ अल असद की डेथ हो जाती है और फिर इनके बाद इनके बेटे जो अभी भी प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, बशर अल असद, ये सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये जब प्रेसिडेंट बने तो इनके आने से भी कुछ चेंज नहीं हुआ। इन्होंने अपने फादर की जो पॉलिसीज़ थी उन्हीं को कंटिन्यू किया। अब देखिए, जो तानाशाही चल रही थी जिसको लेके सीरिया के अंदर जो सुन्नी पॉपुलेशन थी उसके मन में थोड़ी सी तो खटास थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी बशर अल असद को सीरिया को रूल करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर आता है 2006 और 2006 से लेकर 2010 तक सीरिया के अंदर कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ जाता है और तानाशाही से तो लोग ऑलरेडी परेशान ही थे। इसके साथ साथ सीरिया के जो लोग थे उनको इकनॉमिकली भी दिक्कतें आना शुरू हो गईं। लोगों के पास पैसे एकदम कम हो गए, खाने की दिक्कत आने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि सीरिया के लोग जो तानाशाही से परेशान थे उसके साथ साथ पैसे और एम्प्लॉयमेंट की कमी से भी परेशान होने लगे। सीरिया के अंदर
गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब सीरिया में जब ये सारी चीज़ें चल रही थीं तो इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है। सीरिया से लगे हुए जो आसपास के देश थे जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, जैसे ट्यूनीशिया, यमन, जॉर्डन, वहाँ पे अरब स्प्रिंग चल रही थी। मतलब कि जो डिक्टेटर थे इन कंट्रीज़ में, उनके ख़िलाफ़ आम जनता प्रोटेस्ट कर रही थी कि तानाशाही को हटाओ और इलेक्शन करवाओ। वहाँ पे बेसिकली वो डिक्टेटरशिप की जगह डेमोक्रेसी या फिर फ्रीडम की मांग कर रहे थे। और ये जो इन देशों में प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं थे। इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था अरब कंट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से जितने भी डिक्टेटर थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। जैसे लीबिया में गद्दाफ़ी को मार के इलेक्शन वगैरह करवाए गए। ट्यूनीशिया में रूल करने वाले तानाशाह बेन अली को भी देश छोड़ के भागना पड़ा। इजिप्ट में 30 साल से रूल कर रहे हुस्नी मुबारक जो थे, उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, जबकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। जो प्रोटेस्टर वगैरह थे उनको रोकने के लिए इन्होंने मिलिट्री टैंक वगैरह तक रोड पर उतार दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये रोक नहीं पाए थे। ये इस तरीके से लोग इकट्ठा होके जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरे रीजन में डिक्टेटर जो थे वो डरे हुए थे। अब ये सारी चीज़ें जो सीरिया के आसपास के देशों में चल रही थीं, तो ये जो न्यूज़ थी ये सीरिया के अंदर भी पहुंचती है, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं। और देखिए इसमें सोशल मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा, जो अभी आप लोगों के सामने आगे आएगा। अब सीरिया के अंदर भी तानाशाही से तो लोग परेशान थे ही, दूसरी गरीबी और भुखमरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो बशर अल असद को भी इस बात का डर था कि ये जो बाहर के देशों में चल रहा है, ये कहीं सीरिया के अंदर ये चीज़ ना शुरू हो जाए। तो बशर अल असद ने इससे निपटने के लिए अपनी सारी सिक्योरिटी को पहले से ही अलर्ट पे रखा था कि छोटी से छोटी चीज़ भी हो उसको इग्नोर नहीं करना है। और ये जो प्रोटेस्ट आसपास के देशों में चल रहे हैं, ये सीरिया में नहीं शुरू होने चाहिए। लेकिन बशर अल असद को बिल्कुल ये पता नहीं था कि जैसा वो सोच रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा होगा। अब होता क्या है कि फरवरी 2011 का टाइम था और सीरिया के साउथ में एक दारा नाम की जगह है और यहाँ पे एक स्कूल था जो कि अल मारी एक मस्जिद थी, उससे थोड़ी दूर पे ही था। तो इस स्कूल के अंदर 7th क्लास में एक 14 साल का बच्चा था जिसका नाम था मुआविया सियासमे। ये नाम आप याद रखिएगा, आप हैरान हो जाओगे कि 14 साल के बच्चे के एक इंसिडेंट की वजह से पिछले 10-12 साल से सीरिया के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर चल रही है। और दुनिया भर की सुपर पावर यूएस, रशिया, ईरान, यहाँ तक कि ISS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये सब आमने सामने आके खड़े हो गए। तो ऐसा कर किया दिया था इस लड़के ने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली 26 फरवरी 2011 का दिन था और मुआविया जो था इसके साथ 14 और स्टूडेंट्स थे जो बाकी लोगों की तरह ही आसपास की कंट्रीज़ में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे तानाशाही के ख़िलाफ़, उसको न्यूज़ और रेडियो के थ्रू सुन रहे थे। तो सेम डे क्या होता है कि मुआविया जो था इसने अपनी स्कूल की दीवार पे अरेबिक में लिखा, इट्स योर टर्न डॉक्टर। ये ओरिजिनल पिक्चर है उस दीवार की। एक्चुअली बशर अल असद जो सीरिया का प्रेसिडेंट था, ये लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आया था, तो सब लोग इसको डॉक्टर भी कहते थे। अब मुआविया ने ये चीज़ लिख तो दी थी दीवार के ऊपर, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस एक गलती की वजह से क्या क्या होने वाला है आगे। तो सेम डे ये लिखने के बाद शाम को मुआविया जब घर पहुंचता है तो ये अपने फादर को भी इस बारे में बताता है। और फादर जो था वो काफ़ी डर जाता था, उसको पता था कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत कड़ी सज़ा देगी। इनफैक्ट उसने मुआविया को छुपने को भी कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस वॉल को देख लिया था और दारा एरिया के सिक्योरिटी चीफ जो कि बशर अल असद का रिश्तेदार था, आतिफ नजीब, उस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी और वो गुस्से का बहुत तेज़ था। उसको बहुत ही अच्छे से पता था
कि आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ रिवॉल्ट चल रहा है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की हरकत को इग्नोर किया गया तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे यानी कि 27 फरवरी 2011 को सिक्योरिटी फोर्सेस उस स्कूल के पास आती हैं और पता करना शुरू करती हैं किसने ये सब लिखा है, लेकिन कोई भी ये बताता नहीं है कि किसने ये लिखा है। अब जब ये थक हार जाते हैं तो टोटल 15 बच्चे थे जिन पे इनको शक था। उनको करीब 4 बजे ये लोग उठा के ले जाते हैं, जिसमें मुआविया भी था। अब इनको उठा के ले जाने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थीं सीरिया की, वो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। इनको मुर्गा बना के लटका देते हैं, नाखून खींच लेते हैं, इनके पानी डाल के करंट लगाते हैं, इन्हें बिल्कुल अधमरा कर देते हैं। अब इधर तो ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ मुआविया और बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो 2-3 बार पुलिस के पास पहुंच चुके थे ताकि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जो फोर्सेस थीं वो इनको छोड़ना तो बहुत दूर की बात, इनसे कहती हैं कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, और नहीं कर पाओ तो अपने घरों की जो औरतें हैं उनको यहाँ पे छोड़ जाओ। अब ये जो लाइन थी इसको सुन के लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और दारा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट थे ये पीसफुल प्रोटेस्ट थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके नुकसान वगैरह पहुँचा के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको छोड़ती नहीं है। तो ये बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन बच्चों को छोड़ने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस फोर्सेस थी वो एक मिसाल कायम करना चाहती थी, तो इन बच्चों को छोड़ती नहीं थी। उल्टा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनमें से भी कई सारे लोगों को उठा के जेल में डाल देती थी। अब दारा के अंदर ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और बच्चों के साथ जो हो रहा था, इसकी जो खबर थी सीरिया के बाकी सिटीज़ तक भी पहुंचने लगी और लोगों को पता चलने लगा कि दारा के अंदर क्या चल रहा है। तो बाकी जगह पे भी प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मार्च 2011 आते आते सीरिया के एरियाज़ जैसे दमास्कस, एलेप्पो, होम्स, लटाकिया, हामा, इन सब जगह गवर्नमेंट का विरोध होने लगा कि ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, इन बच्चों को छोड़ा जाए। तो जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो दारा के छोटे से एरिया में शुरू हुआ था वो सीरिया के अलग अलग एरियाज़ में शुरू हो जाता है। और ये वो टाइम था जब बशर अल असद की जो रजीम थी उसको लगने लगा कि ये जो बच्चों को इन्होंने पकड़ा है ये सही डिसीजन नहीं है, इससे बात और ख़राब हो सकती है। तो इन सारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिड अप्रैल 2011 करीब 45 दिन ये लोग बच्चों को रखते हैं और सीरियन गवर्नमेंट जो मुआविया और उसके बाकी के दोस्त थे इन बच्चों को छोड़ देती है। अब गवर्नमेंट ने इन बच्चों को छोड़ तो दिया था, लेकिन जब ये बच्चे बाहर आते हैं तो इन बच्चों की हालत देख के हर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये छोटी उम्र के जो बच्चे थे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, नाखून इनके खींच लिए गए थे, पूरे शरीर पर यानी पूरे जिस्म पर इनके ज़ख्म थे। और जब बच्चों ने अपनी अपनी कहानी बताई और ये कहानी जब दूर दूर तक पहुंची तो लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने दोबारा से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और 22 अप्रैल 2011 को फ्राइडे था और जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद ये लोग बात करते हैं और रोड पर इकट्ठा होकर फिर से प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार ये लोग कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि बशर अल असद के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल के उसके ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं और वायलेंस भी होता है। और ये जो दिन है इसको फ्राइडे ऑफ डिग्निटी भी बोला जाता है। अब सीरियन फोर्सेस जो थी वो इस भीड़ को रोकने की कोशिश तो बहुत करती हैं और इसके बाद जब इस भीड़ को रोकने में नाकामयाब हो जाती हैं तो 25 अप्रैल 2011 के दिन फोर्सेस भीड़ के ऊपर गोलियां चला देती हैं और इसके अंदर 2 लोगों की जान चली जाती है। अब इसके अगले दिन ये जो 2 लोगों की जान गई थी, भीड़ जो है वो इनका जनाजा लेके निकलती है और काफ़ी नारेबाजी भी होती है। इस टाइम पे तो सीरिया की जो गवर्नमेंट थी वो इसको कहती है कि ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, आप लोग फिर से भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और नारेबाजी कर रहे हो। तो इससे निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और टैंक्स का यूज़ किया गया।
इनको रोड पर उतार दिया गया, गोली वगैरह चलाई गई और ऊपर से सीरियन फोर्सेस को ऑर्डर दे दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से इन प्रोटेस्ट को, इस भीड़ को इकट्ठे होने से रोको, चाहे जो मर्जी करना पड़े। और फिर इसके बाद इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियां चलती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती है। इसकी जो ओरिजिनल फुटेज आप अभी भी इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो जो ओरिजिनल फुटेज हैं कि लोगों पे गोलियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं, वो अभी भी अवेलेबल है। और सरकार का ये जो डिसीजन था गोली चलाने का और टैंक्स उतारने का, ये चीज़ इनके ऊपर उल्टी पड़ जाती है। इससे चीज़ें शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। जहां पहले 10 सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब सीरिया की 20 सिटीज़ में ये लोग बशर अल असद के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे और बशर अल असद को अपनी कुर्सी छोड़ने को कह रहे थे। मतलब कि सीरिया के आसपास के देशों में जो चल रहा था, अब वही सिचुएशन सीरिया के अंदर भी आके खड़ी हो गई थी। और आए दिन जो सिविलियंस थे और जो सोल्जर्स थे, इनके बीच में झड़प होती थी। तो जो भीड़ थी उसके पास तो कोई हथियार वगैरह थे नहीं, वो पत्थर, लाठी, डंडे इससे ही लड़ते थे। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थीं उनके पास तो एडवांस हथियार थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा तो जान जाती ही थी, वो आम जनता की जाती थी। और इसके साथ साथ जो भीड़, जो प्रोटेस्ट होता था, इसमें जो चोट लगती थी लोगों को, वो लोग जब ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल जाते थे तो हॉस्पिटल के अंदर भी गवर्नमेंट ने पुलिस वाले खड़े कर दिए थे। जो भी प्रोटेस्टर को चोट वगैरह लग के हॉस्पिटल आता था, उसको वहीं से पुलिस उठा के जेल में डाल देती थी। तो एक तरह से ऐसा हो गया था कि इन झड़प में जिसको चोट लग जाती थी उसका जेल जाना तय हो जाता था। तो अब इससे निपटने के लिए लोगों ने हॉस्पिटल जाना बंद किया। और वहीं पास में एक अलमारी मस्जिद थी, लोगों ने हॉस्पिटल जाने की बजाय उसी मस्जिद में कुछ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मिल के इलाज वगैरह करना स्टार्ट किया और एक फर्स्ट स्टेट टाइप का अरेंजमेंट वहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया। अब इसके कुछ ही दिन बाद जो सीरियन फोर्सेस थीं उनको भी पता चल जाता है कि इस मस्जिद के अंदर इनका इलाज वगैरह होता है और यहीं पे ये लोग छुपते हैं। तो जो सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस थीं वो इस मस्जिद के ऊपर भी अटैक कर देती हैं और वहाँ भी जितने मरीज़ और डॉक्टर थे उनकी भी जान चली जाती है। इस अटैक का बहुत ज़्यादा विरोध होता है और इसके बाद ये हुआ था कि आम जनता, बच्चे, औरतें जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखती थीं, कहीं पत्थर मार देती थी, कहीं डंडे फेंक कर मार देती थी। बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था पूरे सीरिया के अंदर। 2011 आते आते 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी और सीरियन आर्मी जो थी उनके भी कई सारे सोल्जर्स जो थे उनकी भी जान गई थी, क्योंकि सिविलियन जो थे वो पत्थर वगैरह मारते थे। इसके साथ साथ सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस में कई ऐसे सोल्जर्स भी थे जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया, तो ऐसे सोल्जर्स को भी मार दिया जाता था। पूरे सीरिया के जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो पूरी तरीके से बशर अल असद के ख़िलाफ़ हो गए थे और उन्होंने ये चीज़ मान ली थी कि हमारी जान तो वैसे ही जाने वाली है, लेकिन हम इसको इसकी कुर्सी से हटा के मानेंगे। यहाँ तक कि ये जो बच्चे थे जिनकी वजह से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ये भी इस प्रोटेस्ट में जाके शामिल हो गए थे। ये जो मुआविया है ये तो अभी भी फाइटर है और सीरिया में एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ता है। तो देखिए, जो झड़प चल रही थी सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, कुछ दिन तक तो ये चलती है, उसके बाद इसका जो फॉर्मेट होता है वो चेंज हो जाता है। और फॉर्मेट इसलिए चेंज होता है क्योंकि सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने ही कुछ सोल्जर्स थे, वो बगावत कर देते हैं और आम जनता की मदद में आ जाते हैं। और इस चीज़ में जो मेन रोल था वो रियाद अल असद का था, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे सीरियन आर्मी के अंदर। ऐसे ही एक महरूम नाम का आदमी था जो कि 20 साल तक सीरिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता था और अपनी बहुत ही यंग एज में नेशनल सर्विस के अंडर आर्म फोर्सेस में इसने फाइटर पायलट की भी ट्रेनिंग ली थी। तो इसने क्या किया कि सीरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आम जनता में से लोगों को उठा के छोटी छोटी फाइटिंग यूनिट बनाई। पहली यूनिट जो इसने बनाई थी इसमें 15-15 लोगों की बनाई थी और फिर 29 जुलाई 2011 को इसको ऑफिशियल एक नाम दिया गया, फ्री सीरियन आर्मी।
ये जो फ्री सीरियन आर्मी थी, इसका काम ये था कि ये जो सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लोगों पे हमला कर रही हैं, इनसे लड़ेंगे, हथियार उठा के लड़ेंगे और बशर अल असद को गवर्नमेंट से हटा के एक फेयर सिस्टम रखेंगे जहाँ पे ये सब ना हो। और इन्होंने ट्राई किया धीरे धीरे करके सीरिया के अंदर की जो एरियाज़ थे उन पे कब्ज़ा करना। अब सीरिया के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही थीं। इसको देख के आसपास के जो सुन्नी मेजॉरिटी वाले देश थे उनका भी सपोर्ट आने लगा। कई ऐसे लोग भी थे जो सीरिया छोड़ के चले गए थे, वो वापस सीरिया आ गए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से अलग अलग अपनी स्किल से बशर अल असद को हटाने के लिए मदद करी फ्री सीरियन आर्मी की। इसके साथ साथ कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो बशर अल असद के ख़िलाफ़ थे, तो वो भी आके फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी मदद करते हैं। छोटे छोटे ऐसे करीब 1000 एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जिनके टोटल 1 लाख फाइटर्स थे जो फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिल गए थे। और फ्री सीरियन आर्मी जो थी उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो उसके पास वेपन थे ना रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने भी बिना कुछ सोचे समझे मजबूरी में इनके साथ जुड़ गए। और ऐसे ही ये जो ISS है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, जो कि इराक के अंदर वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, उसको भी इसके बारे में पता चलता है। उसको सीरिया के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट करने की और अपने नेटवर्क को बढ़ाने की। तो जो ISS था वो भी फ्री सीरियन आर्मी की मदद करने के लिए आ गया। इनके सारे लड़ाके धीरे धीरे करके कुछ लेबनान के रास्ते, कुछ अलग रास्तों से सीरिया के अंदर पहुंच गए। आपने नोटिस किया होगा पहले इसका जो नाम था वो ISI था, इन्होंने बाद में इसको चेंज करके ISS कर दिया। वो इसी वजह से किया था कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक से बदलकर इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, यानी कि ISI से ISS कर दिया इसका नाम। तो अब यहाँ से सीरियन गवर्नमेंट की जो दिक्कतें थीं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। जो पहले छोटा मोटा प्रोटेस्ट था अब वो उनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया था और उनके लिए अब लड़ाई मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। ये फ्री सीरियन आर्मी जो थी हथियार यूज़ करके, गोरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करके सीरिया के जो अलग अलग इलाके थे, दमिश्क, अलेप्पो, फिर आगे चल के रक्का जो था, इन पे जाके कब्ज़ा करना स्टार्ट किया और अपना बेस बना लिया। और इस चीज़ से निपटना सीरिया की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। तो देखिए, एक तरफ तो ये लड़ाई चल रही थी गवर्नमेंट और फ्री सीरियन आर्मी जो कि आम जनता ने बनाई थी उसके बीच, एंड एट द सेम टाइम सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था, यहाँ पे क्या था कि कुर्द पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती थी। ये जो कुर्द पॉपुलेशन है ये सीरिया में भी थी और सीरिया से लगा हुआ टर्की था उसके एरिया में भी थी। तो ये जो कुर्द हैं ये टाइम टू टाइम कुर्दिस्तान की डिमांड करते थे। ये तुर्की में भी ये डिमांड करते थे और सीरिया में भी करते थे। तो उनको इस पर्टिकुलर टाइम पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि जो सीरिया गवर्नमेंट है वो तो बहुत ही बैकफुट पे है, उसको फ्री सीरियन आर्मी ने ऑलरेडी बहुत पीछे कर रखा है। तो यही टाइम है कि कुर्दिस्तान बनाने का। तो जो कुर्द थे उन्होंने सीरिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में भी कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि सीरिया गवर्नमेंट की जो एक दिक्कत चल रही थी फ्री सीरिया आर्मी से, अब नॉर्थ ईस्ट साइड पे कुर्द जो थे वो भी इनके ख़िलाफ़ लड़ने लगे थे और वो अपना कुर्दिस्तान बनाने के लिए अलग अलग जगहों पे कब्ज़ा करने लगे थे। तो देखिए, इससे पहले आगे बताऊं, अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि सीरिया के अंदर 4 एंटिटी अलग अलग मकसद के लिए सीरिया में लड़ने लगी। सीरिया की गवर्नमेंट, ISIS, फ्री सीरियन आर्मी जो आम जनता की थी सीरिया की, और कुर्द फोर्सेस, ये चारों अलग अलग मकसद के लिए लड़ रही थीं। और फिर इसके बाद बाहर की जो कंट्रीज़ थीं इन चारों ग्रुप्स के साथ अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए जुड़ने लगती हैं और उनको सपोर्ट करने लगती हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है कि सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन जाता है और दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज़ और सुपर पावर्स जो थीं वो एक दूसरे से भिड़ने लगती हैं। अब आप कहोगे कि बाकी कंट्रीज़ क्यों आईं और क्यों भिड़ने लगीं, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। मिडल ईस्ट की जो ऑयल रिच सुन्नी कंट्रीज़ थीं जैसे सऊदी, कतर, ये भी सीरिया की जो शिया गवर्नमेंट थी जो कि पॉपुलेशन में
कम होने के बाद भी सुन्नी मुस्लिम्स पर रूल कर रही थी, इससे ये खुश नहीं थी। तो इन्होंने बशर अल असद के ख़िलाफ़ जो फ्री सीरियन आर्मी लड़ रही थी उसको पैसे से सपोर्ट किया, हथियार पहुंचाए वहाँ पे, ताकि सीरिया के अंदर जो बशर अल असद है जो कि शिया है उसको हटाया जा सके। अब ये सारी चीज़ें जब चल रही थीं तो ईरान जो कि शिया मेजॉरिटी कंट्री है वो चाहता था कि सीरिया के अंदर बशर अल असद जो कि शिया है वही रूल करे, वो ना हटे वहाँ से। तो ईरान ने पूरी तरीके से सीरिया की जो गवर्नमेंट थी बशर अल असद उसकी मदद करना स्टार्ट किया, एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री तक भेजी सीरिया की गवर्नमेंट के पास, ताकि वो इस चीज़ से निपट कर अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कायम रखे। तो ये तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हो गई। ऐसे ही बशर अल असद की दोस्ती रशिया से अच्छी थी और मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया का जो इंटरेस्ट था उसको पूरा करने के लिए बशर अल असद का सीरिया में रहना रशिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। तो रशिया ने भी बशर अल असद यानी कि सीरिया गवर्नमेंट की मदद करी। अब रशिया सीरिया में घुस के उस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस करेगा और मदद करेगा, तो यूएस कैसे पीछे हट सकता है। यूएस ने सीक्रेट CIA को ये टास्क दिया कि फ्री सीरियन आर्मी को ट्रेनिंग दी जाए, उनको हथियार पहुंचाए जाएं ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो ऐसे करके दुनिया भर की कंट्रीज़ इसमें घुस गईं और 4 अलग अलग ग्रुप्स में ये सारी कंट्रीज़ और सुपर पावर बढ़ गईं अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। और सीरिया में हर दिन लड़ाई होने लगी और एयर स्ट्राइक होने लगी। अब इसके बाद क्या होता है कि 18 जुलाई 2012 को रवादा स्क्वायर जो कि दमिश्क में है, यहाँ पे सीरियन गवर्नमेंट जो थी इन चीज़ों से निपटने के लिए अपनी सेंट्रल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की मीटिंग कर रही थी, जिसमें सीरियन गवर्नमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग थे। अब ये जो फ्री सीरियन आर्मी थी बहुत दिन से इस मीटिंग के ऊपर ताक लगा के बैठी थी। तो ये क्या करते हैं कि एक प्लान तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं, जिसमें सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर दाऊद राजिया, इसके साथ साथ बशर अल असद का जो ब्रदर इन लॉ था आसिफ, उसकी भी जान चली जाती है। ये बहुत बड़ा सेटबैक था सीरिया की गवर्नमेंट के लिए। और इस इंसिडेंट के बाद बशर अल असद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो बैक टू बैक फ्री सीरियन आर्मी पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है। सबसे ज़्यादा जाने फ्री सीरियन आर्मी जो थी उनके जो रिबेलियंस थे उनकी इसी पर्टिकुलर टाइम पे जाती हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सीरियन गवर्नमेंट जो थी उनके हाथ में चीज़ें नहीं आ पा रही थी। जो फ्री सीरियन आर्मी की जो रिबेल्स थे ये इनको पीछे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको बाहर से बहुत हैवी सपोर्ट आ रहा था। दमिश्क के अंदर गटा एक जगह है जहाँ पे जॉर्डन की तरफ से बहुत ही लार्ज स्केल पर हथियार पहुँचाए जाते थे, ताकि फ्री सीरियन आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते रहें। और मल्टीपल लड़ाई लड़ने के बाद भी सीरिया की जो गवर्नमेंट थी उसके पास इसका कोई तोड़ नहीं था। और ये जो गटा था दमिश्क के अंदर, यहाँ पे सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और स्पेशली ईस्ट साइड में क्या था कि जो पॉपुलेशन थी वो पूरी तरीके से सीरिया की गवर्नमेंट के अपोज में थी। और मल्टीपल टाइम सीरिया की गवर्नमेंट और यहाँ की पॉपुलेशन के बीच में बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी सीरिया की गवर्नमेंट इनको रोक नहीं पा रही थी। और इस एरिया से ही जॉर्डन के थ्रू हथियार पहुँच रहे थे। तो जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो 21 अगस्त 2013 को एक बार 2:30 पे फिर सेम डे 5 बजे केमिकल वेपन का यूज़ करती है सीरिया की गवर्नमेंट। एक सैरिन नर्व एजेंट था, उसका यूज़ किया गया। लाइन से लाशें बिछा दी जाती हैं, बच्चे औरतें सारे एक लाइन से वहाँ पे उनकी जान चली जाती है। अब केमिकल अटैक के ख़िलाफ़ करीब 188 से 200 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन कर रखा है कि वो केमिकल वेपन का यूज़ नहीं करेंगी। लेकिन सीरिया ने ये चीज़ साइन नहीं कर रखी थी। और केमिकल वेपन का यूज़ करना ये बहुत ही इनह्यूमन है, इसमें बहुत ही बुरी तरीके से जान जाती है। ये बहुत बड़ा वॉर क्राइम है। अब बशर अल असद ने केमिकल वेपन यूज़ तो कर लिए थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में इसका विरोध होता है।
ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूएन को बोल के इस चीज़ को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की बात कही। और यही वो टाइम था जब हर किसी को लग रहा था कि बशर अल असद अब बच नहीं पाएंगे, उनका यहाँ सीरिया से जाना तय है। लेकिन चाइना और रशिया ने इस चीज़ को वीटो करके इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। ऐसे ही 2017 तक 7 बार वीटो का यूज़ किया रशिया ने सीरिया को बचाने के लिए। और अगर ये वीटो ना होता तो कई सारी चीज़ें हो सकती थीं, जैसे इनके ऊपर सैंक्शंस लग सकते थे या मिलिट्री इंटरवेंशन हो सकता था, अल असद को स्टेप डाउन करना पड़ सकता था। लेकिन रशिया और कई हद तक चाइना की मदद से बशर अल असद बच गए। लेकिन इसके बाद भी ये जब केमिकल हमला हुआ तो ओबामा ने इसका अपोज करते हुए सीरिया के बेसिस के ऊपर डायरेक्टली अटैक भी किए। और एक तरह से यहाँ पे यूएसए और रशिया जो था वो इनडायरेक्टली आमने सामने आ गए थे, जहाँ रशिया बशर अल असद के साथ खड़ा था और यूएसए फ्री सीरियन आर्मी के साथ खड़ा था। लेकिन यूएस का ये कहना था कि वो यहाँ पे घुसा है, यानी कि सीरिया में जो घुसा है वो ISIS का खात्मा करने के लिए घुसा है। तो यूएस ने सीरिया के अंदर अलग अलग बेसिस पे स्ट्राइक करी। इसके साथ साथ ISIS के जो ठिकाने थे वहाँ पे भी यूएस ने एयर स्ट्राइक करी। इसके जवाब में आपने देखा होगा कि ISIS वाले जो थे वो यूएस सिटीज़न जितने भी थे उनको पकड़ लेते थे, उनके कभी गर्दन काटने वाली या फिर उनको जला के वीडियो बनाते थे और इंटरनेट पे डालते थे, जिसमें ज़्यादातर इन्होंने जर्नलिस्ट को पकड़ा था। तो इतनी सारी कंट्रीज़ एक तरफ लगी हुई थी। इसके साथ साथ 2015 में टर्की भी घुस जाता है नॉर्थ ईस्ट सीरिया में। जो कुर्द लगे हुए थे अलग अलग जगह कैप्चर करने में, टर्की को लगा कि उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है, तो उसने भी उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दी। रशिया को भी किसी भी कीमत पे मिडिल ईस्ट से सीरिया के अंदर बशर अल असद चाहिए था, तभी उसके इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं। तो रशिया ने भी अपना बेस सीरिया के अंदर बना लिया और अलग अलग जगह पे एयर स्ट्राइक करी। तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी सुपर पावर, रिबेलियंस, आतंकी ग्रुप इस इलाके के अंदर अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। और सीरिया जो था वो एक देश नहीं बचा था, बल्कि अलग अलग सुपर पावर कंट्रीज़ और रिबेलियंस के लिए, आतंकी संगठनों के लिए एक अड्डा बन गया था, जहां सब लोग आकर अपने मतलब पूरा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। जैसे कि एक रेसलिंग रिंग होती है उसकी तरह। और आए दिन जो सीरिया के ऊपर स्ट्राइक्स होती थीं उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता था वो सिविलियंस का होता था, बच्चों का, औरतों का, जिनकी कोई गलती नहीं रहती थी उनका होता था। एक्चुअल में सीरिया के अंदर इतनी स्ट्राइक हुई थी कि सीरिया एक कंकाल बन के रह गया था। ये हाल हो गया था उसका 2016 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने। तो उसके बाद उन्होंने यूएसए को सीरिया से बाहर कर लिया और कहा कि बशर अल असद जो हैं वो सीरिया के अंदर पावर में रहें, हमें कोई मतलब नहीं है, ये नेवर एंडिंग फाइट है, इसमें हमें नहीं पड़ना। अब यूएस तो निकल जाता है, लेकिन 2017 में बशर अल असद ने फिर से एक केमिकल वेपन का यूज़ कर दिया जिसमें 85 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 10 से ज़्यादा तो बच्चे थे। तो इस इंसिडेंट के बाद जो यूएस बच के यहाँ से बाहर निकल के गया था उसको वापस सीरिया में इन्वॉल्व होना पड़ा और अब ऑफिशियल स्ट्राइक करने लगा। वो सीरिया के ऊपर दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर में 4 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। 80% से ज़्यादा सीरिया की जो पॉपुलेशन थी वो गरीब बन गई। लोग भूखे मरने लगे, लोग सीरिया छोड़ छोड़ के भागने लगे और जब कोई फ़्लाइट नहीं मिली तो अपनी जान तक दांव पे लगा के समुंदर के रास्ते से भागने लगे। सीरिया के इस कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर में जहां मल्टीपल कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, सबसे पहली सोशल मीडिया वॉर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे पहली वॉर थी जहां हर एक ग्रुप ने सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया अलग अलग नैरेटिव सेट करने के लिए, इंटरनेशनली अपनी बात पहुंचाने के लिए। 800 से ज़्यादा जो जर्नलिस्ट थे वो सीरिया के अंदर मारे गए थे। IS वाले तो जर्नलिस्ट का सर काट के, जला के, उनकी वीडियो बना के डालते थे। तो कोई भी जर्नलिस्ट अपनी जान को ख़तरे में डाल के सीरिया में जल्दी से जाना नहीं चाहता था। तो न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए भी सोशल मीडिया एक अपडेट लेने का सोर्स बन गया था।
आज की डेट तक इसका रियल सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। लोग वहाँ पर बैक टू बैक लड़ते रहते हैं और ये सब स्टार्ट हुआ एक छोटे से प्रोटेस्ट और बशर अल असद की ज़िद से कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। और 14 साल के मुआविया ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक छोटी सी दीवार पर लिखी हुई लाइन से इतना कुछ हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल तारीख़ कायनात को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।